Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss the next topic of techniques of teaching, that is the inductive teaching method. हमने इससे पहले इंक्वायरी टीचिंग मेथड कर लिया था. अगर आपने ना देखी हो वीडियो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. और अगर बार बार आते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दैट इज़ वेरी बैड थिंग, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ओके, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी. और लाइक शेयर तो जरूर कर ही दिया करो, दूसरी फ्रेंड्स का भी भला हो जाएगा. राइट. सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव टीचिंग मेथड. देखिए इंडक्टिव टीचिंग मेथड क्या होता है. इंडक्टिव मतलब कि बार बार एग्जांपल्स देना. ठीक है, पहले हम एग्जांपल देते हैं, फिर बाद में जनरलाइजेशन उसका रूल बनाते हैं. ठीक है, तो इस इंडक्टिव टीचिंग मेथड क्या होता है कि वो टीचिंग मेथड है जिसमें कि टीचर बार बार से एग्जांपल्स देते हैं ताकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर उसका जनरलाइजेशन रूल निकालती हैं. इन केस अगर बच्चों को रूल ना भी याद हो, या मैथ के कंसेप्ट में अगर हम देखते हैं कि अगर बच्चे को फार्मूला याद नहीं है बट कुछ मेथड याद है तो उसको करके वो फार्मूला को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड काफ़ी यूज़फुल रहता है क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और बच्चे बहुत ही काफ़ी टाइम तक उसको मेमोराइज करके रख सकते हैं. सो इंस्ट्रक्शंस मेक यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स नोटिसिंग इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग अ गिवन कॉन्सेप्ट. कि टीचर उसको सीधे एक्सप्लेन नहीं करता, एग्जाम्पल्स देता है, फिर स्टूडेंट्स उसको नोटिस करते हैं कि उनमें क्या चेंज है. ठीक है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है. And following this explanation with example, the teacher presents students with many examples showing how the concept is used. तो examples के थ्रू टीचर समझाता है कि इस रूल को क्यों बनाया था या कैसे बना था. ठीक है, so the intent is for students to notice by way of your example how the concept works. So in an inductive approach, without having met the rule, the learner studies examples and from these examples derives an understanding of the rule. कि students पहले examples को समझते हैं, examples को समझने के बाद में rule को अंडरस्टैंड करते हैं. Students will usually be more involved in the learning experience and tend to participate more actively when an inductive approach is used because teacher जो होता है वो बार बार से क्वेश्चन पुट करता है जब भी वो एग्जाम्पल शो करता है कि आपको इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ दिखी हैं, क्या इनमें आपको डिफरेंस दिखा है. राइट. तो उस अकॉर्डिंगली इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कभी भी उनकी टर्न आ सकती है. ओके, अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से होंगे. फर्स्ट स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जाम्पल, कि सबसे पहले टीचर एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करता है. ठीक है, फिर क्या होता है उनका एनालिसिस कि आपको इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ दिखी हैं या क्या आपको इसमें डिफरेंस दिखता है. ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चले एक्टिव टू पैसिव की इंग्लिश की, कि आई प्लेड द पियानो. ठीक है, द पियानो वॉज प्लेड बाय मी. अब टीचर इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब समझाता है. राइट, कि ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ किया है और सब्जेक्ट को कैसे यूज़ किया है, वर्ब को किस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब ऐसे ही अगर 5-6 एग्जाम्पल्स और दे दी जाए. ठीक है, राम ओपन द डोर वॉज ओपन बाय राम. ठीक है, इस तरह से अगर कोई 3-4 एग्जाम्पल्स दी जाती हैं और उनका एनालिसिस करने के लिए बोला जाता है तो एक रूल्स के ऊपर एक रूल की ओर हम जनरलाइज कर लेते हैं. ठीक है, सो सेंटेंसेस आर कंपेयर्ड, कंट्रास्टेड एंड एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रिगार्डिंग हम एक जनरलाइजेशन निकाल लेते हैं कि इन एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका रूल ये बनेगा. ठीक है, कि अगर पास्ट में दिया हुआ है तो उसके साथ डिड या वाज वर्ड लगता है. ठीक है, इस तरह से हम कुछ रूल्स बना लेते हैं, मतलब हम एग्जाम्पल्स को जनरलाइज करते हैं. देन स्टेप 3 इज जनरलाइजेशन, बिकॉज सेकंड स्टेप में हमने एनालिसिस किया है, थर्ड स्टेप में हमने जनरलाइजेशन बना लिया कि जब भी ऐसा होगा, जब भी सेकंड फॉर्म होगी तो उसमें वाज वर्ड और डिड का प्रयोग होगा. ठीक है, सो आफ्टर एनालाइजिंग द सेंटेंसेज द स्टूडेंट्स कम टू सर्टेन कंक्लूजन्स विच इज कॉल्ड जनरलाइजेशन. तो आखिर में हम एक जनरलाइजेशन पे आ जाते हैं. लाइक द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, हम हमेशा ये करते हैं ना, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, कि हम एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं बट डिफरेंट फॉर्म में. सो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट प्रेसिडेड बाय द प्रेपोजिशन बाय. The form of the verb changes, the past indefinite changes into participle form like sung verb. कि verb कैसे change हो जाती है, कहाँ पे second form को change करके first form करना है. जैसे did लगा होता है तो second form को change करके हम लोग first form कर देते हैं. has have है तो उसके साथ में third form ही आएगी. ठीक है, इस तरह से कुछ रूल्स हम कुछ रूल्स हम जनरलाइज कर लेते हैं और उन्हीं को यूज़ भी करते हैं. ठीक है, सो स्टेप 4 फॉर्मेशन ऑफ रूल्स, तो हम उसके बाद क्या है रूल्स को बना लेते हैं. स्टेप 5 वेरिफिकेशन ऑफ द रूल्स, की हम उस रूल को डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं कि जो हमने जनरलाइजेशन बनाई है वही एप्लीकेबल हो रही है. ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ रूल विद अनदर सेट ऑफ एग्जांपल. यहाँ पे हम कुछ चेंज भी कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज चेंज क्यों कर देते हैं, लाइक इन दिस स्टेट टीचर कैन इंडिकेट सर्टन एक्सेप्शंस इन द रूल. जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपन द डोर,
तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट तो कुछ ऐसा था नहीं, तो हमने लेट द डोर बी ओपन, हमने लेट एक अपनी ओर से लगा लिया। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस के साथ में हम रूल्स को प्रैक्टिस करते हैं जो हमने जर्नलाइज किया है, ठीक है। सो प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज डन विद सेवरल अदर एग्जाम्पल्स। तो इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, तो ये स्टेप्स आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। अब इसके प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई अदर आइटम्स, कि किस किस आइटम्स को आप ले सकते हो, मतलब कोई भी आपका टॉपिक है तो उसके रिलेटेड किस तरह की आप एग्जाम्पल्स को ले सकते हो, ठीक है। फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स नहीं हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली डिफाइन करें, उनको आप एलिमिनेट कर देते हो, और जो इंपॉर्टेंट है उनको आप रख लेते हो। ज़रूरत पड़ती है तो आप और भी आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हो। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिफिकेशन, व्हेन द मीनिंग ऑफ कैटेगरी इज नॉट क्लियर, क्लैरिफिकेशन शुड सॉर्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। जब आपको क्लैरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर आप स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी लेते हो कि स्टूडेंट्स भी उसको क्लैरिफाई करें। प्रिंसिपल ऑफ नॉट प्रोसेसिंग फाइनल डिसीजंस, since model is based on the process rather than the content, so it is not necessary to press for the final decision। आप यहाँ पे एक जर्नलाइजेशन बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट होगी, आपका वो फाइनल डिसीजन ही होगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हो, ना कि आप उनको कंटेंट पढ़ा रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देके कॉन्सेप्ट समझाते हो और फिर एक जर्नलाइजेशन बना लेते हो, जैसे कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन अब अगर आपने हैज़ को एज अ वर्ब यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया, तो वहाँ पे नहीं भी आएगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल ऑपरेशन, कि यहाँ पे आप मेंटली वर्क करते हो, आप दिमाग से सोचते हो कि किस तरह से एग्जांपल जो आपको दी गई हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, और उनसे आप क्या जनरलाइजेशन रूल बना सकते हो, ठीक है। जैसे a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये रूल आपने कैसे बनाया है, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स देके आप उस पर जनरलाइजेशन बनाते हो, तो आप उसमें मेंटल ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब आपको उसमें सोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स, द इन्फेरेंसेस मस्ट बी विद इन द लिमिट ऑफ द डाटा, कि आपको ऐसा नहीं है कि इतनी सारी एग्जांपल्स आपने दे दी कि आपने पूरा अपना एक 1 सेशन जो था वो उसी में कंप्लीट कर दिया एक ही कंटेंट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी लिमिट। अब इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इंडक्टिव टीचिंग मेथड, फर्स्ट इज फोकस। देखिए इसमें फर्स्ट फोकस क्या होता है, कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन, की कॉन्सेप्ट बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि उसको दोबारा कभी भी इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो द मेन फोकस ऑफ द मॉडल इज टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कंसेप्ट फॉर्मेशन। दिस इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव टास्क इन कंसेप्ट फॉर्मेशन। आप एग्जांपल्स इस तरह से देते हो कि आपको वो अच्छे से समझ में, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या होता है कि इसमें टीचिंग को हम 9 फेसेस में ऑर्गेनाइज करते हैं। जो फर्स्ट 3 फेसेस होते हैं उसमें हम कंसेप्ट फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट 3 फेसेस जो होते हैं वो डाटा की इंटरप्रिटेशन होती है, उनके बीच के जो रिलेशंस है, डाटा के आपस में जो रिलेशंस बनते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट वाले जो 3 फेसेस होते हैं उसमें हम जो एप्लीकेशन है, किस तरह से उनको अप्लाई करना है, जो आपने जनरलाइज रूल किया है उसको आप समझाते हो, ठीक है। तो इस तरह से सिंटेक्स में जो होते हैं 9 फेसेस होते हैं। So teaching is organized in 9 phases. The first 3 phases are concerned with concept formation by involving enumerating, grouping and labeling categories. कि आप कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो कॉन्सेप्ट को, फिर उसको कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन करते हो, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कंक्लूड करना है, क्या उसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। द नेक्स्ट 3 phases are related to interpretation of data, to identify relationship, explaining relationship and drawing inferences, कि जो आपने डाटा गैदर करना है, डाटा गैदर करते हो और उनका आपस में रिलेशन बताते हो कि आपने वो क्यों गैदर किया है और उससे आप क्या कंक्लूड निकालोगे, ठीक है। एंड द लास्ट 3 phases are concerned with an application of principles by hypothesis, आप उसको अप्लाई करते हो, ठीक है। जो अभी आपने डाटा गैदर किया है, जिस लिए गैदर किया था उसको आप अप्लाई करते हो कि आपने सही डाटा गैदर किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या होता है कि आप यहाँ पे एक कोऑपरेटिव वे से ही काम कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम्पल जब दी जाती हैं उनके ऊपर वर्क करना, तो बच्चे अगर एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो एक प्रॉपर तरीके पे नहीं पहुँच पाएंगे, कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो द टीचर इन द इमिटेटर ऑफ इंफॉर्मेशन थो कोऑपरेटिव, ही इज़ इन कंट्रोलिंग पोजीशन, वो कंट्रोल करता है सब बच्चों को। ही डिसाइड्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन एडवांस, वो क्या एक्टिविटीज़ होंगी उसको एडवांस में ही कंट्रोल करके चलता है, कि उसको पता है कि ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो बच्चों के रिएक्शंस क्या होंगे, ठीक है। अगर बहुत इजी एग्जांपल होगी तो सब बच्चे हाइपर हो जाएंगे कि जी मुझे आता है, मुझे आता है। तो किस तरह से क्लास को कंट्रोल करना है, उन चीज़ों को भी टीचर पहले ही एडवांस में ध्यान में रख के जाता है, ठीक है। ही मैनेजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कोऑपरेटिव, थस लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन. द मेन टास्क ऑफ टीचर इज टू मॉनिटर द वेज द स्टूडेंट्स रिसीव इन्फॉर्मेशन. कि जो एग्जाम्पल टीचर इंक्लूड कर रहा है वो एग्जाम्पल्स जिस कंक्लूजन पे जानी चाहिए, जो उसका मोटिव था उसी पे जा रहा है. ऐसा तो नहीं है बच्चे उसको फन में ले जाकर कहीं और ही पॉइंट क्लिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. इफ़ द ग्रुप इज़ लार्ज देन द टीचर मस्ट मेक श्योर दैट ईच ऑपरेशन इज कॉम्प्रीहेंडेड बाय ऑल स्टूडेंट्स. की अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ग्रुप में तो सब बच्चे प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ. नेक्स्ट स्पोर्ट सिस्टम. इट इज़ बेसिकली डेजिग्नेटेड टू डेवलप थिंकिंग. कि आप उसको स्पोर्ट के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हो या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, हिंट्स देते हो, आइडियाज़ देते हो, ताकि बच्चे एग्जाम्पल्स के बीच में रिलेशन को समझ पाएँ. ठीक है. क्या उनको जनरलाइजेशन रूल निकालना है उसको समझ पाएँ. Instruction and nurturing effects. The main goal of this model is to nurture logical reasoning, comprehension, awareness to the environment and classification of concepts. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हो तो आपको बहुत ही लंबे टाइम तक वो याद रहती हैं. ठीक है. फर्स्ट इज अ मेमोरेबल. मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें आप मेंटली वर्क करते हो तो वो चीज़ें आपकी डेप्थ में, उससे आप कोई और टॉपिक भी अगर रिलेट हो रहा है तो वो भी आप समझ जाते हो. ठीक है. स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व बिकॉज विदाउट स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट नथिंग इज पॉसिबल इन दिस अप्रोच. सो एन अप्रोच विच फेवर्स पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. सेल्फ रिलायंस, बिकॉज आप खुद को भी रिलाई करते हो कि आपका कहाँ पे स्टैंड है. ठीक है. आप कितनी चीज़ों को समझ पाते हो, कितना एग्जाम्पल्स में रिलेशन बना पाते हो. ठीक है. सो लर्निंग बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज वी स्टार्ट व्हाट दे नो. ठीक है. एक्चुअल में जो उनको पता होता है हम उसी से एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं. और टीचिंग का बेस्ट वे भी यही होता है कि आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज, जो कि उनके प्रीवियस नॉलेज होती है, वहीं से स्टार्ट करके उनकी न्यू नॉलेज क्रिएट करो. ठीक है. The learners are more engaged in the teaching learning process with our facilitating skills. The learners formulate the generalizations because teacher हर स्टेप पे learners को इन्वॉल्व करता है, हर एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस पुट करता है तो स्टूडेंट्स उसका आंसर देते हैं. और इन द एंड जो जनरलाइजेशन रूल होता है उस पर भी लर्नर्स की हेल्प ली जाती है ताकि उनको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो इट हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ अवर लर्नर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, दैट इज थॉट्स. नाउ डिसएडवांटेज. देखिए कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है या वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना. डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. बिकॉज अगर बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो टीचर और भी एग्जांपल्स देता है. बिकॉज यहाँ पे मेन हमारा मोटिव रहता है, मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए. तो कई बार ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है. एंड इट नीड्स मच टाइम टू लेट स्टूडेंट्स थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन समझने में भी बच्चों को टाइम लग जाता है. इट डिमांड्स एक्सपर्ट फैसिलिटेटिंग स्किल्स ऑन पार्ट ऑफ द टीचर. बिकॉज अगर बच्चों को उस टाइम पे उन एग्जाम्पल से समझ में नहीं आ रहा तो टीचर इतना स्किलफुल होना चाहिए कि वो एट अ टाइम ही एग्जाम्पल्स को चेंज करे. ठीक है. ताकि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और कम टाइम लगे. ही और शी नीड्स टू आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड ऑर्गेनाइज आंसर्स. कि वो क्वेश्चंस भी सही पुट करे ताकि उनको आंसर्स भी ऑर्गेनाइज मैनर में मिल सके. ठीक है. तो ये था मेरा सेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से करके जाइएगा. और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा. लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.